सभी सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। हिंदी के दो वरिष्ठ कवियों के हाल ही में छपे हुए दो कविता संग्रह मेरे साथ में हैं। मेरे पहला कविता संग्रह एक पूर्व में बहुत से पूर्व विनोद कुमार शुक्ल का संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल का नाम साहित्य के पाठकों के बीच किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनका यह काव्य संग्रह हिंद युग्म से छपा है। हिंद युग्म का पता C31 सेक्टर 20 नोएडा उत्तर प्रदेश 201-301 इतना है। पहला संस्करण इस काव्य संकलन का फरवरी 2024 में छपा था। तीसरा संस्करण फरवरी 2025 में इसका आ गया। यह एक सुखद आश्चर्य की बात कही जा सकती है कि विनोद कुमार शुक्ल जिस प्रकार के गंभीर कवि हैं और गूढ़ सांकेतिक व्यंजनाओं के कवि हैं, और उनकी कविताएं उस अर्थ में लोकप्रिय कविताएं नहीं कही जा सकती हैं जिस अर्थ में अनेक मंचीय कवियों की कविताएं होती हैं जिनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। वे कविताएं भी अच्छी कविताएं हो सकती हैं, और एक अलग तरह की कविताएं जो लोकप्रिय मंचों की कविताएं नहीं हैं, उनकी किताब का पढ़ा जाना, व्यापक स्तर पर पढ़ा जाना और एक वर्ष में 3 संस्करण उसके निकल जाना, यह हिंदी के पाठक वर्ग में क्या एक नई चेतना आ रही है उसका द्योतक है। करीब 150 पेज की यह किताब है और 125 से अधिक कविताएं, अधिकांश छोटी छोटी कविताएं विनोद कुमार शुक्ल की इसमें हैं। और विनोद कुमार शुक्ल की ताज़ा कविताएं, हाल के वर्षों में लिखी हुई कविताएं इसमें हैं। 1937 में विनोद कुमार का जन्म हुआ था। वे भारतीय साहित्य के एक माननीय हस्ताक्षर हैं, और कवि और कथाकार के रूप में उनकी अपनी अलग पहचान रही है। उन्होंने अपनी भाषा में उन्होंने कुछ असंभव को संभव करके दिखाया, कुछ अचरज सुख का भंडार खोला, और एक जादुई दुनिया उनकी कविताएं और उनकी गद्य की रचनाएं खोलती हैं। कुछ चमत्कार सा भी अनुभव होता है उनको पढ़ते हुए। बहुत अलग तरह का आनंद विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं देती हैं। बहुत मंद्र लय के, धीमी गति के विन्यास वाले वे कवि हैं। बहुत अलग तरह का विन्यास कविताओं और गद्य में वे भाषाकार करते रहे हैं। अलग तरह की लय और पच्चीकारी उनकी रचनाओं में मिलती है। 10 कविता संग्रह उनके छपे हैं, 4 कहानी संग्रह छपे हैं, 6 उपन्यास छपे हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुदित हुई हैं। रंगमंच और सिनेमा में उनकी रचनाओं को उतारा गया। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा शिखर सम्मान, ये दोनों मध्य प्रदेश शासन की ओर से उनको दिए गए। हिंदी गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का उन्हें प्राप्त हुआ। रजा पुरस्कार, दयावती मोदी कविशेखर सम्मान, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इत्यादि पुरस्कारों के अलावा दीवार में एक खिड़की रहती थी इस कथा रचना के लिए, जो कि अनूठी कथा रचना है और अद्भुत लोक, आश्चर्य लोक में ले जाती है, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से एलिस इन वंडरलैंड में एलिस पहुंचती है। बहुत अलग तरह से आश्चर्य लोक खोलती हैं विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं, और हमारी धरती से जुड़ी रहकर आश्चर्य लोक का अनुभव हमें कराती हैं। दीवार में खिड़की रहती थी यह कथा
साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत की गई और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पेन पुरस्कार या नाबोको पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। वर्ष 2024 के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनको किए जाने की घोषणा 22 मार्च 2024 को की गई थी। तत्पश्चात 23 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार का निधन हुआ। 89 वर्ष की आयु उनकी थी उस समय। इस किताब की भूमिका में अपनी रचना प्रक्रिया पर अपनी बहुत अनोखी शैली में विनोद कुमार शुक्ल ने बहुत सटीक बातें कही हैं। एक एक वाक्य उनका विचार करने के योग्य होता है। वे कहते हैं कि कविता लिखने की मैंने कोशिश की और अभी भी कोशिश कर कविता लिखता हूँ। कौन सी कविता लिखूँगा यह मैं अब भी नहीं जान पाता। लिखी जाने वाली कविता को लिखते हुए पाने की कोशिश करता हूँ। यह गहरी बातें हैं और जो भी कविता लिखते हैं उनके साथ यह घटित होता है और लिखते हुए कविता हासिल की जाती है, पहले से हासिल नहीं होती। पहले से हासिल की गई हो अगर कविता तो कविता ही क्या होगी। विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि लिखकर जिसे नहीं जानता था उसे हमेशा से जाना हुआ पाता हूँ। कविता लिखना भटकने की तरह है। कविता लिखकर मैं लिखी जाने वाली कविताओं का खाली स्थान नहीं भर सकता। हर कविता क्या खाली स्थान छोड़ देती है। विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि लिखी जाने वाली कविता का खाली स्थान कभी भरता भी नहीं। और वे बताते हैं कि कविता के खाली स्थान भरने के लिए ही मैंने उपन्यास और कहानियाँ आदि लिखे। विनोद कुमार शुक्ल ने एक एक शब्द को लेकर भी कविताएं लिखी। अन्य कवियों ने भी लिखी, इस तरह की कविताएं लिखी हैं। अष्टभुजा शुक्ल ने भी किसी एक शब्द को लेकर के बड़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं। वो पंडित हैं। विनोद कुमार शुक्ल उस तरह के पंडित नहीं हैं। वे अदिति भी नहीं हैं। कोई साहित्य की परंपराओं का, ज्ञान परंपराओं का ऐसा कोई उनका अध्ययन नहीं, पर उनकी अंतःसंवेदनाएं बड़ी जागरित हैं। उनकी प्रतिभा बड़ी जागरूक प्रतिभा है और सूक्ष्मदर्शिनी भी है। और उसकी गतियाँ, उनकी प्रतिभा की, उसके स्पंदन बड़े अनोखे अबूझ भी हुआ करते हैं। एक एक शब्द को लेकर लिखी गई कविताओं में विनोद कुमार शुक्ल यहाँ बताते हैं कि यद्यपि, पर, तथा, शायद, रहा, इनको लेकर कविताएं उन्होंने लिखी। बहुत छोटी सी बात को लेकर बहुत छोटी सी कविता विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं, पर वो बड़ी बड़ी हो जाती है, आकार में छोटी होते हुए भी। विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरा रास्ता भी चला है। वे कहते हैं कि उम्र का ये जो पड़ाव है जिसमें आदमी सिमट कर रह जाता है, मेरी उपस्थिति जैसे मेरी फ़ोटो में तब्दील हो रही है। ये बड़े रोचक अनुभव हैं 90 के पास पहुंचते हुए एक कवि के। बहुत सांकेतिक बिंबों की, अभिव्यंजनाओं की कविताएं प्रायः लिखते आ रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल। पहली ही कविता 3 पंक्तियों की कविता इसकी है। कुछ कविताएं अधिक पंक्तियों की भी हैं और कुछ कविताएं 1.5 पृष्ठों की तक हैं। यह जो पहली कविता है, पेड़ के ठूंठ, कटे हुए पेड़ के ठूंठ, जंगल कटने के कदम हैं। इतनी ही कविता है। इसमें क्या क्या कह दिया गया है ये हम समझ सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल दिक्काल के वलय को प्रस्तुत करते हैं। एक छोटा सा वलय वे बनाते हैं। उस वलय का प्रसार हम नहीं जानते कि कितनी दूर तक होता है। वे उसके द्वारा समय के इकहरे बोध को निरस्त कर देते हैं। जो इस किताब का शीर्षक है, एक पूर्व में बहुत से पूर्व, उस शीर्षक की कविता इसमें है। इसमें पूर्व से आशय भौगोलिक पूर्व से नहीं है, ऐसा मुझे पढ़ते हुए लगा। ज्योग्राफिकल ईस्ट से उनका आशय नहीं। एक पूर्व में बहुत से पूर्व कविता में वे कहते हैं, और मुझे बहुत सी सुबहों का जागना
बहुत याद रहा। एक रात के बाद दूसरी रात के बीचों में उम्मीदें इकट्ठी होती जा रही थीं कि एक सुबह बहुत सी सुबह होने के लिए बहुत से सूर्य इकट्ठे हो रहे होंगे कि एक पूर्व में बहुत से पूर्व हैं। विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में बच्चे के जैसा मन है, बहुत कौतुकी मन है, जो अचरज के साथ दुनिया को देखता है और छोटी छोटी चीज़ों में जैसे कुछ तिलिस्म सा पाता है। एक निर्मल मन वाले कौतुकी संत की तरह वे कविता की रचना करते हैं और अपनी कविताओं में निष्प्रह संत के जैसी मुद्रा में वे लगते हैं स्थित होकर के, पर बहुत वेधक और पैनी भी उनकी कविताएं बावजूद इसके हो जाती हैं। कोई पर भरोसा है, यह कविता है जो नासदी सूक्त का स्मरण कराती है, ऋग्वेद के नासदी सूक्त का। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल को तो मैं समझता हूँ कि कोई लेना देना ऋग्वेद से और वेद की कविता से वैसे नहीं होगा, न उनके संज्ञान में नासदी सूक्त रहा होगा। पर ये जो संवाद होता है, ये वेद के ऋषि की कविता से जो होता है वो कैसे हो जाता है, यह भी विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को पढ़ते हुए विचार किया जा सकता है। यदि ऐसा संवाद सच में हो रहा हो, यह मेरा अपना कयास भी हो सकता है, पर इस कविता में वे कहते हैं, पहली कौन सी भाषा का था पहला शब्द, फिर दूसरे तीसरे शब्दों का पहला वाक्य क्या था, क्या कहा गया होगा, जो पहले सुना वाक्य होगा और पहले लिखने वाले ने उसे पहले पढ़ा सुनाया होगा, कौन था वो, कौन बताए। नासदीय सूक्त में ऋषि कहते हैं, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सांग वेद यदि वा न वेद। इस सृष्टि के रहस्य को जानने वाला कौन है। इस सृष्टि का जो अध्यक्ष परम व्योम में रहता है, वह भी जानता है या नहीं जानता है, यह कौन कह सकता है। मैं अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ, यह कविता है। और विनोद कुमार शुक्ल मन से कितने बड़े हैं, बहुत सरल होते हुए कविताओं में, सरल मन के होते हुए, निश्चल संत की तरह होते हुए भी वे कितना बड़ा मन रखते हैं। चेतना का प्रसार उनकी कविता में कितना दूरगामी है, यह हम देख सकते हैं। अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भाषा का अपमान नहीं करूँगा और मेरी मातृभाषा हर जन्म में बदलती रहे, इसके लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूं। मैं जीव जगत से कहता हूँ, चिड़ियों, मैं जीव जगत से कहता हूँ, चिड़ियों, पशुओं, कीट पतंगों से भी। जो कुछ आसपास घटित होता देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल उसी पर लिखते हैं। बहुत सारी कविताओं में जो कुछ सामने घट रहा है, सड़क पर घट रहा है, पड़ोस में घट रहा है, उस पर वे कविता लिखते हैं, कविता वे बुनते हैं, पर उसकी गूंजें अनुगूंजें बहुत दूरगामी वे बना देते हैं। शहर में धारा 144 लगी है, इस शीर्षक से उनकी कविता है। शहर में धारा 144 लगी है, लोग जैसे लोग, वे लोग दिख नहीं रहे, चिटके हुए हैं, इकट्ठे नहीं। एक चिड़िया आकाश में, आकाश इतनी अकेली उड़ती है। धारा 144 में क्या 10 पड़ोसी इकट्ठे होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं? अकेले जाकर अकेले लौट आते लोग हैं, जैसे लोग वैसे लोग नहीं। एक और कविता है जैसे किसी आने वाली, उसमें कहते हैं, सब कह देने लिख देने कब का समय हो गया, और मुझे रेलगाड़ी नहीं कविता पकड़नी है। बहुत भीड़ है शब्दों की, अभिव्यक्ति की जिद है, और साथ बेसब्री का सामान बहुत है। यह अपनी रचना प्रक्रिया को रेलगाड़ी पकड़ने की हड़बड़ी से वे उपमित करते हैं।
और यह तो कई बार हो सकता है ऐसे कवि के साथ कि शब्दों की भीड़ जुट जाती है भीतर और संभालना मुश्किल हो सकता है। विनोद कुमार शुक्ल अलग तरह के अंदाजे बयां वाले कवि हैं। वे इसमें तो कोई संदेह नहीं कि विनोद कुमार शुक्ल का अंदाजे बयां कुछ और है, और बावजूद सारी मासूमियत और भोलेपन के एक अद्भुत अभिव्यक्ति कौशल उनमें आ गया है। कुछ और होना कविता उनकी है। उनकी कविता कुछ से कुछ और होती है। एक कविता में वे कहते हैं, दुख की आदत है, शीर्षक कविता में। दुख की आदत है, बहुत कठिनाइयों से एक एक दिन उम्र की दूरियों को पार करते इस उम्र में पहुंच गया हूं आखिर, सब कुछ पा लिया जैसे। सबके साथ गृहस्थी और प्रेम को थामे कि दूरी बची नहीं लगता है। पता नहीं कौन सा सुख बचा रह गया है। एक सुख का दुख है कि कोई दुख नहीं। दरमियान दरकिनार पर उनकी कविता है। दरकिनार किए जाने के कितने आशय हो सकते हैं, कितनी अर्थ छवियाँ दरकिनार कर दिए जाने के भीतर हो सकती हैं। यह विनोद कुमार शुक्ल दरकिनार शीर्षक कविता में बताते हैं। साझेदारी का अनोखा अनुभव उनकी कविताओं में है। इसके लिए वे एक नया शब्द गढ़ते हैं, समानार्थी। वे लोगों के समानार्थी हो जाते हैं। वे जिस पर कविता लिखना है उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि आम आदमी को कोई ढूंढता है क्या। आम आदमी शीर्षक कविता में वे यह कहते हैं। अपनी इसी अनूठी शैली में विनोद कुमार शुक्ल सामाजिक सरोकारों की बहुत मार्मिक कविताएं भी लिखते आए हैं। ज़मीन से गहराई से जुड़े हुए एक कवि की कविताएं, छत्तीसगढ़ के लोगों पर कविताएं, छत्तीसगढ़ के शहरों पर, गांवों पर कविताएं, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को विषय बनाकर उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, जो इस संकलन में मुझे पहली बार पढ़ने को मिली। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बहुत मार्मिक कविता है। ये समानांतरताएं रचते हैं। छत्तीसगढ़ के भिखारी और अन्य प्रांतों के भिखारी, इस तरह का आमने सामने छत्तीसगढ़ के भिखारियों और दूसरे प्रांतों के भिखारियों को रखकर विनोद कुमार ही देख सकते थे, विनोद कुमार शुक्ल ही देख सकते थे अपनी कविता में। वे विस्थापित लोगों की पीड़ा का बयान करते हैं और बहुत बारीक मार करती हैं उनकी कविताएं, और बहुत पीड़ा भी देती हैं, लेकिन उसी तरह की पीड़ा जो एक संत झेलता है। कोई आक्रोश नहीं है, कोई क्रोध भी नहीं है, कोई विक्षोभ विद्रोह नहीं है, कोई चीख पुकार नहीं है, लेकिन जो आकुलता व्याकुलता है वो बहुत गहराई तक खुबी हुई विनोद कुमार शुक्ल की कविता में। और आधुनिक सभ्यता का विकट और विकराल रूप उसके सामने। दोनों का अनुभव, दोनों की विकटता का अनुभव विनोद कुमार शुक्ल कराते हैं। जितनी सहजता से बयान वे कर देते हैं इस सारी विकटता को, विभीषिका को, भयावहता को, वह कविता आसान नहीं होती। इस तरह की कविता अपूर्व वह है। एक पारदर्शी शैली में सहजता से वे सभ्यता के संकट का बयान करते हैं। वे कहते हैं कि आदिवासी नाचते नहीं हैं, नचाए जाते हैं। वे दिखते नहीं, दिखाए जाते हैं। उनके घर जो चूल्हा जल रहा है उन्होंने नहीं जलाया, जलता हुआ चूल्हा दिखाने के लिए है। बहुत वेधक कविताएं आदिवासियों पर विनोद कुमार शुक्ल की इस संग्रह में है। एक पूर्व में बहुत से पूर्व।
शैली भी कुछ बदल गई है उनकी इन कविताओं में, और बहुत पच्चीकारी नहीं, बहुत बारीक सांकेतिक अभिव्यंजनाएँ उतनी नहीं, सीधे स्थितियों का बयान भी है। आदिवासी हाँका पड़ा है। आदिवासी हम तुम्हें कैसे जाने कि तुम नक्सली नहीं हो, और आदिवासी तुम्हें ऐसा क्यों जाने कि तुम नक्सली हो। तुम्हारे पास छुपाने लायक कुछ भी नहीं। तुम कहाँ जाओगे तुम्हें मालूम नहीं, पर तुम अपनी जगह से जा रहे हो। तुम पेट भरना चाह रहे हो, पेट कैसे भरोगे तुम्हें मालूम नहीं। आदिवासी तुम जीवित रहना चाहते हो, पर तुम मरने से कैसे बचोगे यह तुम जानते नहीं। जंगल में हाँका पड़ा है, पहले शेर को मारने के लिए पड़ता था। यह विनोद कुमार शुक्ल हमारे समय की पूरी भयावहता को बहुत कम शब्दों में बयान करते हैं। उनकी कविताएं बहुत कम शब्दों में कहती हैं, और एक दुर्लभ मासूमियत जो विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में निरंतर बनी रही है, वह अनंत के अनुभव से कैसे जुड़ जाती है। यह चमत्कार वे करते हैं। मैंने अपने बचपने में पहाड़ का बचपना देखा, आकाश का बचपना, सूर्य चंद्रमा और तारों का। इन्हीं के साथ खेलते कूदते बड़ा हुआ। अपने प्रेम का मुझे पंजीयन कराना था, तो गवाही में मैंने इन्हीं सब को बुलाया। मेरे अनंत प्रेम को इन सब ने जगह दी। हम दोनों साथ हो गए, तब इनकी अनंत जगह इतनी कम पड़ी कि छोटा सा घर बसा लिया। ये अनंत की बसाहट छोटे से घर में है, और छोटे से घर का प्रसार अनंत में। यह विनोद कुमार शुक्ल साधते हैं अपनी कविताओं में। एक और कविता इसी तरह की है, छोटी सी खुशी जो मुझे मिलती है। छोटी सी खुशी जो मुझे मिलती है, लगता है मेरी अमीरी है। इस सब को लुटा दूं या जमा कर दूं पत्नी के पास, थोड़ा जेब खर्च के लिए उसी से खुशी मांग लूँगा। पर जैसा मैंने कहा कि समय की भयावहता और भीषणता को लेकर विनोद कुमार शुक्ल निर्भीक होकर लिखते हैं, अपनी इसी शैली में लिखते हैं, और निर्भीकता के साथ ही लिखते हैं। उनकी कुछ कविताएं मंटो की कहानियों की याद दिलाती हैं। मंटो की जो छोटी कहानियां हैं, जो उसी तरह विभाजन के समय होने वाले दंगों के समय की विभीषिका को, सारी त्रासदी को खोलती हैं। हालांकि मंटो की तरह देह के निर्वस्त्र होने की बात उस तरह से नहीं करते विनोद कुमार शुक्ल, पर मासूमियत के कुचले जाने की बात तो करते हैं। एक छोटी बच्ची को चलते चलते एक अनजाने ने उठा लिया गोद में। पिता ने उठाया जैसा उस बच्ची ने अपने उठा लेने को सोचा होगा। दो अनजाने उसके साथ और शामिल हुए, जैसे पिता के साथ चाचा मामा कभी शामिल हो, ऐसा कुछ उस बच्ची ने भी सोचा हो। बाद में नंगी लाश उसकी मिली। विनोद कुमार शुक्ल छोटी छोटी इच्छाओं से बनने वाले दिन की बात करते हैं। छोटी छोटी इच्छाओं से बना हुआ दिन बहुत विराट हो सकता है, काल के बृहत आयाम से जुड़ जाता है। छोटी छोटी इच्छाएं काल के बड़े फलक से अचानक अप्रत्याशित रूप से कैसे जुड़ जाती हैं कि चमत्कार सा लगने लगता है। एक क्षण के भीतर महाकाल समा जाता है, एक कण के भीतर अनंत गगन जैसे समा जाता है। छोटी छोटी इच्छाओं से जीवन था, यह कविता है। छोटी छोटी इच्छाओं से जीवन था, बड़ी इच्छा की कोई जगह नहीं थी। शायद मेरा कल न हो, तब भी कल सबके सुख का दिन हो। मेरी पोती चॉकलेट खाती है, मुझे भी चॉकलेट देती है कि बाबा खा लो, ज़्यादा मीठी नहीं है, कल भी दोगी? मैं पूछता हूँ। हाँ, उसने कहा। चॉकलेट के साथ
उसने मुझे कल का दिन भी दिया अपने हाथ से। दूसरी किताब जो मेरे हाथ में है, यह भी एक बहुत ही हमारे समय के वरिष्ठ और महत्वपूर्ण कवि की किताब है, एक अनाम पत्ती का स्मारक। नरेश सक्सेना इसके कवि हैं। नरेश सक्सेना भी बहुत लंबी यात्रा तय की है अपने साहित्य में। सुदीर्घ साधना उनकी भी उसी प्रकार की है, लेकिन ज़्यादा बहुआयामी उनका व्यक्तित्व है, ज़्यादा बहिर्मुख भी वे हैं। विनोद कुमार शुक्ल की तरह से अंतर्मुखी, आत्म ध्यान में लगे हुए कवि वे नहीं हैं। उनकी यह किताब एक अनाम पत्ती का स्मारक, यह भी हिंद युग्म से ही छपी है। सितंबर 2025 में पहला संस्करण इसका आया है। 199 रुपया इसका मूल्य है और करीब करीब 150 पृष्ठों की किताब है। नरेश सक्सेना समकालीन हिंदी कविता और साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें बहुत आत्मीयता और सम्मान भी प्राप्त हुआ अपने चाहने वालों से, अपने पाठकों से, और बहुत अंतराल के बाद भी उनके कविता संकलन आए हैं। लंबी प्रतीक्षा उन्होंने अपने पाठकों से कराई है। संगीत में बहुत रुचि उनकी है, बांसुरी और माउथ आर्गन तन्मय होकर बजाते हैं। शास्त्र परंपराओं में रुचि रखते हैं, हमारे विचारकों चिंतकों के बारे में भी जिज्ञासा करते हैं। वैज्ञानिक तबीयत उनकी है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में कंसल्टेंट वे रहे हैं। पानी पर उनका काम है, वो बहुत रुचि रखते हैं। जल संसाधनों के बारे में, फिल्म, नाटक और संगीत के क्षेत्रों में वे सक्रिय रहे हैं। लघु फिल्मों में, सीरियलों के लिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का काम उन्होंने किया है बनाने का। फिल्म निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिल चुका है और कार्यशालाओं में बहुत सक्रिय रूप में वे मार्गदर्शक और प्रेरक रहे हैं। साहित्य की कार्यशालाओं में वे केवल लिखते नहीं हैं, लिखने वालों को सिखाने, साझा करने और सीखने वाले रचनाकारों में वे हैं। विनोद कुमार शुक्ल के साथ उनकी चर्चा इस अर्थ में भी बहुत मौजूद है कि कहीं न कहीं से दोनों के बीच में भाव साम्य भी है, सर्वत्र नहीं है, पर चेतना के कुछ तार एक जैसे झंकृत दोनों में होते हैं, कुछ स्वर एक जैसे उठते हैं। विनोद कुमार शुक्ल में गहरी अनुगूंजें छोड़ते हैं, अभिव्यक्ति में अंतर अवश्य हो जाता है। सांकेतिक अभिव्यंजनाएं जो विनोद कुमार शुक्ल में हैं, वे सीधे अभिधा के पेनेपन के साथ यहाँ बेबाक होकर साफगोई के साथ आती हैं। विज्ञान और कला का दुर्लभ समागम में अपनी कविताओं में रचते हैं। उनकी कविता में मुक्तिबोध की परछाइयाँ, परसाई का कुछ सानिध्य, ज्ञान रंजन का साथ और विनोद कुमार शुक्ल की सृजनशीलता, ये सब एक साथ मिलते हैं। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की जिज्ञासु दृष्टि उनमें है और हमारे समय की सबसे प्रामाणिक गवाही देने वाली कविताओं में से उनकी कविता है। पाठ्यक्रमों में उनको खूब शामिल किया गया है विश्वविद्यालयों में। पहल सम्मान, कबीर सम्मान, जनकवि नागार्जुन सम्मान, बहुभूति अलंकरण, परसाई सम्मान आदि सम्मानों से वे अलंकृत हैं। इसकी जो भूमिका है नरेश जी ने लिखी है वह पठनीय है और उनके कवि व्यक्तित्व को समझने के लिए भी बहुत उपादेय है। वे कहते हैं कि मेरी पहली कविता 1958 में ज्ञानोदय में छपी थी। उस समय ज्ञानोदय कलकत्ता से निकलता था। कल्पना और ज्ञानोदय ये दो पत्रिकाएं थीं जिनमें यदि आपकी रचना एक बार छप जाए तो सारे साहित्यकार आपको जान लेते थे। धर्मयुग की भी लगभग ऐसी ही प्रतिष्ठा उस समय थी। कल्पना में मैं 1961 में छपा, धर्मयुग में 1962 में। लगभग 70 वर्षों से लिखते रहने के बावजूद
यह मेरा तीसरा संग्रह है। नरेश जी बताते हैं एक अनाम पत्ती का स्मारक। और फिर भी मुझ में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं कवि हूँ। वे कहते हैं, वे मानते हैं कि पुस्तकों की संख्या या पुरस्कार और सम्मान तय नहीं करते कवि का होना, पाठक और आलोचक तय करते हैं। मनुष्यों के दिल शीर्षक कविता है इस संकलन में। एक अनाम पत्ती का स्मारक, एक अनाम पत्ती का स्मारक कविता भी है, इसमें मार्मिक कविता है। मनुष्यों के दिल कविता में वे कहते हैं, धरती हिलती है तो बस्तियां मलबे में बदल जाती हैं, समुद्र हिलता है तो उलट देता है नावों को, जहाज़ों को डुबो देता है, बादल हिलते हैं तो बिजलियां गिराते हैं, खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन जब कोई हरा भरा पेड़ हिलता है तो धरती खिले हुए फूलों से भर जाती है और झोलियां पके हुए फलों से। फिर भी हरे भरे पेड़ों के जंगल काटते हुए नहीं हिलते मनुष्यों के दिल। जितनी कविताएं इस संकलन में छपी हैं उनमें कहीं कोई पूर्ण विराम नहीं है। ये अपने आप में बहुत साभिप्राय है कि कोई विराम नहीं और अंत कहीं नहीं है, इसलिए पूर्ण विराम नहीं नरेश सक्सेना लगाते। एक गहरा कृतज्ञता का भाव वे व्यक्त करते हैं सृष्टि के लिए। शुक्रिया शीर्षक से वे लिखते हैं, वे सूर्य किरणों का शुक्रिया अदा करते हैं, हवाओं का शुक्रिया अदा करते हैं जिनसे कि उनकी सांसों का लेन देन चलता रहता है। वे पेड़ का, धरती का शुक्रिया अदा करते हैं, चिड़ियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो उनके भी पेड़ों के फलों के बीजों के साथ उड़ान भरती हैं और उन्हें महलों, अटारियों की छतों, जंगलों या खंडहरों के मलबों को सौंप आती हैं। और अंत में वे प्रश्न करते हैं कि क्या पेड़ मनुष्यों का भी शुक्रिया अदा करते होंगे। एक तरह की प्रश्नाकुलता और विचलन कर देने की क्षमता और झकझोर देने की क्षमता नरेश सक्सेना की कविताओं में है। सामाजिक जीवन के प्रति जागरूकता है, उतनी ही गहरी पर्यवेक्षण की शक्ति के साथ निसर्ग का, प्रकृति का चित्रण करते हैं। नरेश सक्सेना कोणार्क सूर्य मंदिर कविता में 7 पहियों के बावजूद न चलने वाले कोणार्क के रथ की बात करते हैं। तो वे पुराना जो कुछ थम गया है उसके ऊपर एक सवाल करते हैं। वे कोयला खनते मजदूरों के सीने से निकलती खून की उल्टियों की बात करते हैं। वसंत शीर्षक कविता में वे बम्बई में भारत की सबसे ऊंची 88 मंजिली इमारत की बात करते हैं और पूछते हैं कि अब कोई स्त्री वीणा क्यों नहीं बजाती। वीणा पर राग वसंत सुनकर देखा जाए तो उड़ती हुई धूल के गर्द के पार एक शोक धुन की तरह वह सुनाई देगा। वे कहते हैं, असली शहद शीर्षक कविता है। वो छोटे से दृश्य को कैसे सवालों में तब्दील करते हैं नरेश सक्सेना। अक्सर वे सवाल पूछते हैं अपने ज़माने से, अपने समय के समाज से। असली शहद बहुत वेधक कविता है जो हम नहीं देख पाते हैं। एक छोटे से दृश्य के भीतर कितना भयावह विनाश, और एक छोटा सा विनाश बहुत छोटा सा नहीं हुआ करता, वह कितना बड़ा सृष्टि के विनाश की भूमिका बनता है। शहद के साथ टूटे हुए छत्ते और उसके साथ झुलसी हुई मछलियों को वे देखते हैं जिनके द्वारा शहद की शुद्धता को शहद खरीदने वाला जांचता है। अंत में बच्चों पर एक कविता नरेश जी की। बच्चों पर उन्होंने कई कविताएं लिखी, उनमें से एक कविता यह है। और उसी तरह से सवाल करती हुई, सवाल उठाती हुई कविता है। नरेश जी हमारे समय को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से सवाल उठाते हैं, वेधक सवाल उठाते हैं। पर वे सवाल पूछने वालों से सवाल करते हैं। मत पूछना जिन बच्चों को भोजन नहीं मिलता, दूध, फल और सब्जियां नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती, दवा नहीं मिलती, उनसे मत पूछना कि बड़े होकर क्या बनोगे। कहीं पूछ लिया
उन्होंने पलटकर कि बड़े होकर तुमने हमें क्या दिया, तो किस मुंह से दोगे जवाब, और कहाँ जाकर डूब मरोगे। इसी मारक भाषा में नरेश सक्सेना की कविताएं लिखी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।